नमस्कार दोस्तों, ठीक है आप सब। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन और पुर्तगालियों का आगमन देखा और उसको आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आज हम डचों का आगमन और कोशिश करेंगे कि जो अंग्रेज़ या ब्रिटिश कंपनी है उसके आगमन को भी देख लें। लेकिन इस डचों का आगमन शुरू करने से पहले हम लोग जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। उसकी वजह थी कस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था उस पर जो उस्मानी सल्तनत है उसका अधिकार हो जाना, जिससे भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया। उसकी वजह से नए समुद्री की मार्गों की खोज यूरोपियों के द्वारा की गई, जिसमें कोलंबस नाम का व्यक्ति जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में निकलता है लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच जाता है और इससे अमेरिका की खोज या अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस के द्वारा हो जाती है। इसके बाद पुर्तगाल का एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डिगामा, वो भारत की खोज या भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है और 1498 में कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है, जहां जमोरिन नामक भारतीय शासक उसका स्वागत करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों के द्वारा जो एस्तादो द इंडिया नामक पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की गई और फिर उसके बाद अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की गई और इसके बाद अगली या दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना कुन्नूर में की गई। इसके बाद लगातार उस जो पुर्तगालियों के व्यापारिक कोठी या उसका व्यापारिक कोठी या फिर उसके जो कंपनी का प्रशासन है उसको देखने के लिए, उसके संचालन के लिए वायसराय आए, जिसमें पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या फ्रांसिस्को द अल्मेडा बनकर सामने आता है, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू की। इसके बाद दूसरा वायसराय जो पुर्तगाली वायसराय बनकर सामने आया, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क और इसके द्वारा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन करके पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति को प्रोत्साहित किया। इसके बाद एक वायसराय जो आते हैं, पुर्तगाली वायसराय आता है, उसका नाम था नीनो डी कुन्ना, जिसका सबसे प्रमुख कार्य था 1630 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की या पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनाना। तो अगर कभी क्वेश्चन आए, हमने देखा था तो कि अगर कोई पुर्तगालियों की राजधानी या पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा क्षेत्र था, तो था गोवा, जो नीनो डी कुन्ना के द्वारा कोचीन से स्थानांतरित किया गया। इसके बाद हमने देखा कि जो पुर्तगालियों के द्वारा एक नीति या एक लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई, जिसका नाम था कार्टेस आर्मेडा काफिला। याद रखना इस पद्धति को, मैं रिपीट कर देता हूं, कार्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति। ये बेसिकली हमने देखा था कि ये एक लाइसेंसिंग प्रणाली थी, जिसके तहत किसी भी नौसैनिक व्यापारी को समुद्री व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी या लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके बाद हमने देखा कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह ब्रिटिश राजकुमार से हो जाता है, जिससे पुर्तगालियों की जो बंबई है जिस पर अधिकार था पुर्तगालियों को, वो ब्रिटिश राजकुमार को दहेज में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजकुमार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे किराए पर दे देती है। ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो पुर्तगाली है उसके उनकी जो देन भारत को, यानी हमने भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों के आने से भारत में किस चीज का विस्तार हुआ। तो सबसे प्रमुख देखा था हमने कि जहाज निर्माण की कला और जो एक क्या कहते हैं उसको, गौथिक कला,
जो एक वास्तुकला या जो आर्किटेक्चर या निर्माण या भवन बनाने की कला कहलाती है, जिसे गौथिक शैली या गौथिक कला कहते हैं, उसका विकास भी भारत में हुआ। इसके अलावा तंबाकू, आलू, टमाटर जैसी खेतियों का विकास भी भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद देखा जाता है। ठीक है, अब आज हम शुरू करेंगे डचों का आगमन या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस तरह से भारत में होता है, और इसके बाद डचों का विस्तार और उनका पतन हम इस क्लास में देखेंगे, और कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भी हम इस क्लास में कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और एक और बात, वीडियो को या क्लास को पूरा देखिए और साथ में एक तरह से एंजॉय करते हुए, लेकिन लापरवाही करते हुए किसी भी क्लास को या पढ़ाई करते समय, स्टडी करते समय लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाएं। और दूसरा, क्लास को पूरा देखें तभी उसका मूल्यांकन करें, क्योंकि कहते हैं ना, दूर से तो हर एक चमकती चीज सोना दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्लास को पूरा नहीं देखेंगे, तो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। और ये केवल वीडियो के मामले में ही नहीं, बल्कि किताबों के मामले में, अगर हमें शुरुआत में जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो कठिन लगती है और ठीक से समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम लगातार उसे बार बार कोशिश करते हैं पढ़ने का, तो वो समझ में आने लग जाती है। तो पूरा देखें, क्लास को पूरा देखें और अपना जो क्षमता है या कौशल है उसको लगातार बढ़ाते रहें। अब देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डचों का आगमन। तो डचों का आगमन दरअसल होता है 1596 में। एक व्यक्ति जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउडमैन, 1596 में एक डच व्यक्ति जिसका नाम क्या था, कार्नेलिस डी हाउडमैन। कार्नेलिस डी हाउडमैन नामक एक डच व्यक्ति कैप ऑफ गुड ऑफ होते हुए सुमात्रा पहुंचता है, और इस तरह से पहला डच व्यक्ति जो दक्षिण एशिया या एशिया में आया, या दक्षिण एशिया या एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाला पहला डच व्यक्ति बनता है कार्नेलिस डी हाउडमैन, जो कैप ऑफ गुड ऑफ होते हुए कहां पहुंचा, सुमात्रा पहुंचा। इसके बाद भारत से या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए डच कंपनी का निर्माण होता है, जिसकी स्थापना 1602 में 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। या इसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी, या इसे बोलते थे VOC, बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। अब यहाँ एक चीज याद रखना, हमने देखा कि पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन होता है और डचों के बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, डचों का आगमन तो 1596 में हो गया, यानी अंग्रेजों से पहले 1596 में हो जाता है। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1599 या 1600 ईस्वी में। 1599 1600 ईस्वी में, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बट भारत में अगर आने की कहें तो भारत में जो पहले 1596 में या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आने का जो श्रेय दिया जाता है पहले, वो किसको, डचों को। तो डचों का आगमन तो पहले हो गया था भारत में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद होती है, क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में। ठीक है, याद रखना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद होती है, लेकिन डचों का आगमन अंग्रेजों से या ब्रिटिशर से पहले हो जाता है। कंपनी की स्थापना बाद में, लेकिन आगमन पहले हो जाता है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच कंपनी के द्वारा या डचों के द्वारा भारत में या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं अब डचों के बारे में, एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसकी। तो डच कंपनी या डचों के बारे में सबसे पहली बात, ये जो डचों की कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो प्रशासन है या संधि हो या अन्य जो शासन या प्रबंधन देखना हो, वो भले ही कंपनी देखती हो, लेकिन इस पर जो नियंत्रण था वो था डच सरकार का। तो यह याद रखना है कि जहां एक पुर्तगाली कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, वो एक निजी कंपनी थी जिसपे शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का या वहां की सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं था, बट डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे सरकार का नियंत्रण था। यहां तक कि जब जो डच कंपनी है वो अगर किसी पर युद्ध करना है या किसी अन्य क्षेत्र को अपने में मिलाना है, साम्राज्य का विस्तार करना है या फिर कोई संधि करना है, तो वो संधि करने के लिए डच सरकार से परमिशन लेनी होगी और डच सरकार के नाम से ही संधियां की जाएंगी। कहने का मतलब अगर कभी आ जाए कि डच कंपनी पर शासन का नियंत्रण या डच सरकार का नियंत्रण था, तो ये बात कैसी है? सही है। ठीक है, तो डच सरकार एक जो डच कंपनी है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित कंपनी थी, जिसमें जो संधियां हो या साम्राज्य का विस्तार हो वो सारे किसके नाम से किए जाते थे? डच सरकार के नाम से किए जाते थे। ठीक है, अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होने के बाद भारत में अपना मुख्यालय की स्थापना करते हैं। वो करते हैं कहां? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में या मूसलीपट्टनम में। पहली बात, डच कंपनी पे किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण। स्थापना कब हुई इसकी? 1602 में। प्रथम जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना होती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में, और ये होती है कब? 1605 में। अब इसके बाद प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हो गई, लेकिन अगर हम बात करें डच कंपनी की राजधानी की बात करें या मुख्यालय कहें, एक तरह से कहें मुख्यालय, अगर डचों की मुख्यालय की बात करें वो भी भारत में, तो वो था कहां? नागपट्टनम। तो डच कंपनी का मुख्यालय था कहां? नागपट्टनम में। लेकिन एक चीज, पूरे जो डच थे या अन्य जो डचों की कंपनियां थी वो सब एक केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। वो केंद्र था इंडोनेशिया का वाटविया। तो किस एक केंद्र, जो इंडोनेशिया का वाटविया केंद्र है, उस केंद्र के प्रति
सारे के सारे डच, यहाँ तक कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंडोनेशिया में। कहा जो बाटविया उनका जो केंद्र था, बाटविया केंद्र इंडोनेशिया में जो था, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो डच कंपनी, डच सरकार का नियंत्रण इस पर, जिसकी स्थापना 1602 में हुई। इसमें प्रथम जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना मूसलीपट्टनम में 1605 में करते हैं। इसका मुख्यालय आगे चल के कौन बना दिया जाता है? नागपट्टनम बना दिया जाता है। वहीं ये जो पूरे डच जो उत्तरदायी थे वो एक केंद्र के प्रति थे, उस केंद्र का वो केंद्र कहाँ था? इंडोनेशिया के बाटविया में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है डचों का? जो एक बात याद रखना है कि डच कंपनी, जहां हमने देखा पुर्तगाली कंपनी जो व्यापार करती थी वो किसका? काली मिर्च मसालों का व्यापार करती थी। लेकिन अगर डच कंपनी की बात की जाए या डचों की बात की जाए तो ये व्यापार करते थे किसका? सूती वस्त्रों का। किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्रों का व्यापार। और सूती वस्त्रों को निर्यात का श्रेय, निर्यात की वस्तु, निर्यात की चीज बनाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? डचों को। क्योंकि सूती वस्त्रों का निर्यात करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? डचों के द्वारा की गई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है किसको? डचों को। किसको दिया जाता है? डचों को सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। और इनके जितने भी व्यापारिक केंद्र जो बनाए गए थे वो बने थे कहाँ? किस क्षेत्र में? पूर्वी घाट, भारत के पूर्वी क्षेत्र में। उसकी दो वजह थी। एक तो ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, इसलिए कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट है, मैं इसको इरेज करके समझा देता हूं। अगर हम भारत का मैप देखें, ये हमारा जो हमारा महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, या भारत का दक्षिण में था। हमने देखा कि जब पुर्तगाली आए और पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना किस तट पे? कहां पे? यहाँ। पहले कहां पे? कोचीन में। पुर्तगालियों का जो क्षेत्र था, जो साम्राज्य, उन्होंने कहां अपना शुरुआत में स्थापित किया? और अधिकांश फैक्ट्रियां कहां की इन्होंने? पूर्वी घाट पे, पश्चिमी घाट पे। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी तट था, यहाँ पुर्तगाली। लेकिन डच आए और डचों ने अपना कोरोमंडल तट, डचों ने अपनी फैक्ट्री और अपना साम्राज्य का जो विस्तार वो कहां पर, किस तरफ ज्यादा किया? वो किया पूर्वी घाट की तरफ या पूर्वी तरफ। इसकी वजह तो थी क्योंकि एक तो क्या करते थे डच? सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे कोरोमंडल तट से। और दूसरी वजह थी कि डचों का जो केंद्र था या डचों की जो कुछ अधिकांश फैक्ट्रियां थी वो किस तरफ थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जकार्ता, इस क्षेत्र की तरफ थी, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ थी गए। इस वजह से इनका जो अधिकांश जो केंद्र है या फैक्ट्रियां वो किस तरफ थी? पूर्वी तरफ। क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया किस तरफ है? आपका इस तरफ पड़ता है। तो इस तरफ, इस वजह से जो डचों की अधिकांश फैक्ट्रियां, कंपनियां, जो कोठियां थी वो किस तरफ? पूर्वी घाट की तरफ। जिसमें अगर हम बात करें इनके मुख्यालय की तो वो था नागपट्टनम, और प्रथम कोटि की तो मसूलीपट्टनम है, मूसलीपट्टनम, ठीक है। अब डचों के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो डचों के द्वारा 1619 में, डचों के द्वारा 1619 में जकार्ता जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जकार्ता पर अधिकार कर लिया जाता है या उस पर कब्जा कर लिया जाता है। तो डचों के द्वारा 1619 में जकार्ता पर अधिकार किया गया। वहीं 1641 में मलक्का संधि का नाम भी सुना होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का पर अधिकार किया गया। 1619 में जकार्ता, 1641 में मलक्का पर अधिकार किया गया। और 1658-59 में इन्होंने किसको? श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1658-59 में किसको? श्रीलंका। इन तीनों पर कब्जा किया। 1658-59 में श्रीलंका। तो अगर हम क्रम की बात करें तो 1602 में स्थापना होती है
और 1605 में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में होती है। 1619 में जकार्ता को अपने कब्जे में ले लेते हैं, 1641 में मलक्का को, 1658 में श्रीलंका को। इसके बाद भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे केंद्र हैं वो वहां पे अपनी कब्जे में लेकर के वहां अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना डच करते हैं। लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण है वो आपको इतना याद रखना है, पहला पहला व्यक्ति जो आपका जो डच व्यक्ति था जो जिसे एशिया में आने का श्रेय दिया जाता है वो कौन था, वो था कार्नेलिस डी हॉर्टमैन, 1596 में आया। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी भी, वो कब उसकी स्थापना कब हुई, 1602 में। इसके बाद 1605 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम में होती है और डचों का जो मुख्यालय था भारत में वो था नागपट्टनम। और इसके बाद 1619 में वो जकार्ता, 1600 जो हमारा 41 है उसमें मलक्का को, और 1658-59 में श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरी बात याद रखना है, डचों की कंपनी थी वो सरकार द्वारा नियंत्रण उस पर था। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि डचों ने जो डचों का जो व्यापार था वो किसका व्यापार करते थे, वो सूती वस्त्रों का व्यापार। इस वजह से सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, डचों को दिया जाता है। अब आगे क्या होता है, डचों का व्यापार इतना बढ़ जाता है, लेकिन जब ब्रिटिश का या अंग्रेजों का आगमन होता है तो अंग्रेज अपना व्यापारिक लाभ या व्यापारिक एकाधिकार भारत पर करने के लिए लगातार पुर्तगालियों से भी संघर्ष कर रहे होते हैं, उधर फ्रांसीसियों से भी संघर्ष कर रहे होते हैं। इसी क्रम में डचों से संघर्ष के क्रम में वेदरा का एक युद्ध होता है जिसमें डच अंग्रेजों से हार जाते हैं और इस तरह से फिर डच का पतन हो जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो जाता है। तो डच जो हारते हैं, जो अंग्रेज डचों को हराते हैं वो कौन से युद्ध में, वेदरा का युद्ध, जो आपको याद रखना है 1759। एक डेट आपको याद रखना है, तो 4 से 5 डेट है जो आपको याद रखना है, में आते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है, डचों और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके डचों का पतन हो जाता है। और अगर हम डचों की हार की बात करें कि भाई डच कैसे हार गए, पराजित क्या हो गया, तो इसकी बहुत सारी वजह थी। पहली वजह थी कि डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस पर सरकार का नियंत्रण था, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले डच कंपनी को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिससे लगातार डिले होता था और जिससे त्वरित निर्णय की जो समस्या है वो इस डचों के सामने थी। दूसरी थी कि जो नौसैनिक क्षमता है, नौसैनिक क्षमता है वो अंग्रेजों की 1588 की बात काफी बढ़ गई थी। स्पेनिश आर्मेडा को जैसे वो पराजित करते हैं, इसके बाद उनकी क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती और डचों की तुलना में इनकी जो नौसैनिक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो भी एक इनके डचों के पराजित होने की वजह बनती है, कारण बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो डचों का सेगमेंट है वो खत्म होता है। और डचों के बाद जो भारत में कंपनी या यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए आती है वो आती है कौन सी, अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजों का आगमन होता है या ब्रिटिशर्स का आगमन होता है, और ब्रिटिशर्स आते हैं किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी हम सेगमेंट अभी हम जो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हिस्सा, जो शुरुआती हिस्सा है उसको पढ़ेंगे, इसके बाद डैनिश और फ्रांसीसी, फिर आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार होता है वो लगातार कंटिन्यू चलेगा। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो बेसिकली भारतीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आपस का संघर्ष का ही क्या है, एक सारांश। ठीक है, एक मिनट, कितना हो गया, 24 मिनट और बढ़ाऊं। चलिए, तो अभी तो 25 मिनट्स ही हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, अंग्रेजों का जो आगमन है उसकी शुरुआत भी कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए अब जहां पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे, डच भी भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड के जो निवासी थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी भारत में व्यापार करने का विचार किया, व्यापार करने की सोची। और इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 में। कई जगह 1600 भी आ जाता है, तो 1599 1600 आप मानकर चलिए। बेसिकली 31 दिसंबर 1599 को ये स्थापना होती है, तो 1600 भी आ जाता है, लेकिन मूल रूप से 1599। तो 1599 में एक कंपनी की स्थापना होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो सरकार से या ब्रिटिश क्वीन से, क्वीन उस समय होती है एलिजाबेथ, तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्वीन से परमिशन लेने के लिए जाते हैं। और ब्रिटिश क्वीन शुरुआत में 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए पूर्वी एशिया से व्यापार करने का जो चार्टर है या जो परमिशन है, पूर्वी देशों से व्यापार करने का दे देती है। तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे व्यापार करने का अधिकार, पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार क्वीन एलिजाबेथ 15 साल का देती है। शुरुआत में कितना, 15 साल का, लेकिन आगे चल करके 1609 में जेम्स द्वितीय ब्रिटिश सरकार जो शासक बनते हैं, जो कंपनी को एक अनिश्चितकालीन, क्योंकि जब तक हम कोई आदेश पारित करके ये नहीं कहें कि अब आप व्यापार नहीं कर सकते, तो एक अनिश्चितकालीन आदेश पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं। कौन, जेम्स द्वितीय। तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और वही हमने क्या पढ़ा था, भाई हमने पढ़ा था कि भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, कब हुई थी, तो कब हुई थी 1602 में। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे हुई थी, पहले हुई थी। लेकिन हम आगमन की बात करें तो वही 1596 में डच आ गए थे। तो आगमन की बात करें तो आगमन किनका पहले हुआ, डचों का पहले हुआ। लेकिन कंपनी की स्थापना की बात करें तो वो पहले किसकी हो जाती है, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ परमिशन दे देती है, कितने कितने साल का, 15 साल का, पूर्वी देशों से व्यापार करने का। लेकिन 1609 में जेम्स द्वितीय शासक, जेम्स सेकंड, और ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अनिश्चितकालीन क्या दे देते हैं, अनिश्चितकालीन आज्ञा या परमिशन दे देते हैं, तो अनिश्चितकालीन अधिकार दे देते हैं। तो जेम्स द्वितीय कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार का अधिकार प्रदान कर देते हैं, किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और व्यापार किसके साथ, व्यापार किसके साथ, पूर्वी देशों के साथ, जिसमें भारत और उसके अलावा श्रीलंका या अन्य देश आते हैं, पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, 1609 में। अब इसके बाद क्या है, 1599 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती तो भाई भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने की भी कोशिश करेगी, अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना भी शुरू करेगी, जैसे कि पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में, कुन्नूर में स्थापित की थी, फिर आगे चल के गोवा में विस्तार किया। वैसे ही डचों ने अपनी मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां, व्यापारिक कोठियां खोली, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में खोली। ऐसे ही ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आने के बाद अपनी व्यापारिक कोठियां खोलने की शुरुआत की। और खोलने के लिए सबसे पहले वो जाते हैं कहां, सूरत में। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी को ही बोलते थे क्या, फैक्ट्री। फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और इसकी परमिशन लेने के लिए, चूंकि इस समय किसका शासक था, मुगल शासन था, और मुगल शासन में किसका, जहांगीर का शासन चल रहा था। तो मुगल शासक जहांगीर से परमिशन लेने के लिए, फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद इसकी परमिशन लेने के लिए मुगल शासक जहांगीर से परमिशन लेने के लिए हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं। जेम्स जो द्वितीय उस समय शासक है, तो जेम्स द्वितीय इस कंपनी की एक आधिकारिक परमिशन लेने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के पास भेजते हैं। किसको, कैप्टन हॉकिंस को, जो राजदूत थे किसके, जेम्स द्वितीय के। तो जेम्स द्वितीय के राजदूत कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है इसकी परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन मिलती नहीं है, क्योंकि उस समय जो पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगाली विरोध करते हैं, पुर्तगाली इनका विरोध करते हैं, जिससे जहांगीर के द्वारा या मुगल बादशाह के द्वारा इस कोठी की परमिशन नहीं मिल पाती है। कोठी की स्थापना सूरत में हो गई 1608 में, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिल पाती पुर्तगालियों के विरोध के चलते। और आगे चलकर 1613 में इस व्यापारिक कोठी की स्थापना जो सूरत में हुई थी प्रथम, उसको जहांगीर के द्वारा या मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा क्या दी जाती है, उसको परमिशन दे दी जाती है, उसको अधिकार दे दिया जाता है। तो स्वीकृति 1613 में स्वीकृति मिल जाती है किसको, जो प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी कहां, सूरत में। तो 1613 में किसकी, अब चूंकि स्वीकृति मिल गई तो कैसी हो जाएगी, स्थायी। अभी तक तो स्वीकृति नहीं मिली थी, उन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना जरूर कर ली थी, लेकिन स्वीकृति मुगल बादशाह के द्वारा नहीं मिली थी, जो उस समय भारत का शासक हुआ करता था, है ना। जिससे एक अस्थायी व्यापारिक कोठी या अस्थायी फैक्ट्री थी। लेकिन 1613 में जब स्वीकृति मिल जाती है तो सूरत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई, सूरत में की गई। लेकिन सन टाइम प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, 1608 में। कब की गई, 1608 में। तो 1608 में कैसी थी, अस्थायी। 1608 में सूरत में अस्थायी, क्योंकि इसे मुगल बादशाह जहांगीर की परमिशन या आज्ञा स्वीकृति नहीं मिली थी। 1608 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना। लेकिन 1613 में इसे स्वीकृति मिल गई जहांगीर के द्वारा, जिससे प्रथम स्थायी कोठी या प्रथम स्थायी फैक्ट्री, तो प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, 1608 में सूरत में। लेकिन 1613 में जब से स्वीकृति मिल गई तो प्रथम स्थायी कोठी की स्थापना कब, 1613 में, और वो भी कहां हुई, सूरत में। तो जगह एक ही थी सूरत में, बस समय अलग अलग, टाइम पीरियड अलग अलग हो गया। और इसकी परमिशन लेने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए एक जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक जो राजदूत है वो पहुंचे। उसका राजदूत का नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस। तो इसकी आज्ञा ले 1608 में कौन, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था। जैसे मैंने पहले ही बताया, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया किसकी, इसकी परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। अब 1613 में ये परमिशन मिल गई, लेकिन अब चूंकि ये सूरत की कोठी की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अब इन्हें ब्रिटिश कंपनी ये चाहती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने अभी कंपनी, क्योंकि भारत में अभी शासन या भारत में अभी व्यापार कौन कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ब्रिटिश सरकार नहीं। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है, ब्रिटिश सरकार का शासन तो होगा कब होगा,
1857 में 1857 में जो क्रांति होगी, 1857 का संग्राम होगा, जिसे फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 में जो होता है या 1857 की क्रांति के बाद या 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश सरकार अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करेगी किस पर, भारत पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेगी और भारत पर अपना डायरेक्ट शासन वायसराय के माध्यम से कराएगी, तब हम कहेंगे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था किस पर, भारत पर, डायरेक्ट नियंत्रण। अभी तक भारत में जो व्यापार कर रहा है, भारत पर नियंत्रण जो लगातार 1857 तक रहेगा वो किसका रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कैसी थी, एक निजी कंपनी थी। कैसी थी, कैसी कंपनी थी, एक निजी कंपनी, याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी नहीं बल्कि कैसी थी, एक सरकारी कंपनी थी, जिस पर किसका नियंत्रण था, डच सरकार का नियंत्रण था। ऐसे मैंने बताया कि अगर डच कंपनी को अगर कोई युद्ध करना हो या अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो या फिर अपनी कोई संधि करनी हो किसी अन्य क्षेत्र के या किसी अन्य देश, अन्य कंपनी या अन्य देश के अन्य एक शासक के द्वारा या अन्य किसी रियासत से, तो किससे अनुमति लेनी होती थी, डच सरकार से। तो एक सरकारी कंपनी थी डच, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, एक निजी कंपनी थी। इस चीज को याद रखना। और ये 1857 तक एक निजी कंपनी रहती है, लेकिन 1857 के बाद एक एक्ट आता है, वो कौन सा आता है, 1858 में एक एक्ट पारित करती है ब्रिटिश सरकार, और फिर उसके बाद कंपनी का निजी कंपनी का शासन खत्म करके एक सरकारी कंपनी या सरकार का नियंत्रण उस पर स्थापित हो जाता है, किस पे, भारत पे। तो 1857 तक हम अभी यूज करेंगे कौन सा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजी कंपनी, और 1857 के बाद फिर कहेंगे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश यूज करेंगे, ठीक है। तो 1613 में जहांगीर द्वारा इसे परमिशन मिलने के बाद प्रथम स्थायी कोठी की स्थापना हो जाती है सूरत में। लेकिन अभी भी क्या है, ब्रिटिश कंपनी को भारत के अन्य क्षेत्रों में व्यापार करने या वहां पे अपनी स्थायी कोठी स्थापित करने की परमिशन नहीं थी। सूरत में तो मिल गई, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में इसकी परमिशन, इसकी आज्ञा, इसकी स्वीकृति नहीं थी। जो स्वीकृति देता कौन, स्वीकृति देता कौन, जिसका उस समय भारत में शासन हुआ। भारत में शासन था किसका, मुगल शासन था, मुगल बादशाह का शासन था। और इस समय किसका शासन था, मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर से परमिशन लेने के लिए 1615 में 1615 में एक राजदूत को भेजा जाता है। उस राजदूत का नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, अभी ने पढ़ा था 1608 में जेम्स द्वितीय के द्वारा जो राजदूत भेजा जाता है परमिशन लेने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए, वो कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। वही 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन सर टॉमस रो को परमिशन मिल जाती है। हालांकि हॉकिंस ने भी काफी प्रयास किए, यहाँ तक कि इसे भेजने का एक और कारण था कि इसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, ताकि जहांगीर कैसे हो जाए, फारसी भाषा से इंप्रेस हो जाए मुगल बादशाह और परमिशन दे दे। लेकिन समस्या क्या थी, पुर्तगालियों ने विरोध किया था। तो सर टॉमस रो को भेजा जाएगा 1615 में, और 1608 में कौन, कैप्टन हॉकिंस, याद रखना। 1615 में सर टॉमस रो ब्रिटिश राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचेंगे, और इसके बाद जहांगीर के द्वारा एक परमिशन ले भी लेते हैं, जहांगीर को इंप्रेस कर लेते हैं और जहांगीर परमिशन भी देते हैं। और परमिशन अब किसकी, अभी तक तो सूरत में स्थायी कोठी की परमिशन थी, अब परमिशन किस चीज की मिल जाएगी, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जहां तक मुगल शासन था, या जिस जगह मुगल साम्राज्य था, जहां जहां मुगल बादशाह का शासन था, उस पूरे शासन में स्थायी व्यापारिक कोठी या फिर व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। किसको मिल जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और धीरे धीरे करके है ना, यहाँ से इनका साम्राज्य शुरू, यहाँ से इनका व्यापार या यहाँ भारत में साम्राज्य स्थापना करने की शुरुआत हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे चाहे पुर्तगाली हो, डच हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब क्या करने आ रहे हैं, यहाँ पे व्यापार करने आ रहे हैं। व्यापार करने में क्या, यहाँ से चीजों को खरीदेंगे, यहाँ से वस्त्र खरीदेंगे, यहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे, मसाले खरीदेंगे, और वहां यूरोप में जाकर के क्या करेंगे, बेचेंगे। जैसे अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, अभी भी हाँ हिंदू भारत में भी होता है। यहां से क्या किया, मान लीजिए यहाँ से इन्होंने मसाले खरीदे, काली मिर्च खरीद ली, काली मिर्च। अब चूंकि काली मिर्च खरीद ली और डचों ने मान लीजिए वस्त्र खरीद लिए, और इसको खरीद करके समुद्री मार्ग के माध्यम से कहां ले गए, यूरोप में ले गए। अब चूंकि यूरोप में एक ठंडा प्रदेश है, वहां पर कृषि का उतना विकास नहीं है, इसलिए
है ना, यूरोप में इस काली मिर्च का या जिन चीजों का या मसालों का या वस्त्रों का जो अभाव है, वहां पे सीधी बात है ये अपने माध्यम से, अपनी कीमत के माध्यम से क्या करेंगे, बेचेंगे। यहां से मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए पर केजी के माध्यम से यहां से खरीद के ले गए, और इसको यहां जाके जहां इसका अभाव है, यहां ये नहीं पाई जाती, यहां पर 100 की जगह अगर इन्होंने 200 केजी 200 केजी 200 रुपए पर केजी के माध्यम से, या जो भी उस समय की मुद्रा हो, पाउंड हो या 200 रुपए पर केजी के माध्यम से भेजे, तो इनका मार्जिन कितना हो गया, 100 रुपए। 100 रुपए का क्या हो गया, लाभ। तो ये इस समय शुरुआती स्तर पे ये व्यापार के माध्यम से लाभ कमाते थे। हालांकि आगे चल करके व्यापार की जगह फिर क्या करेंगे, यहां से चीजों को बनाकर लाएंगे यूरोप से और फिर यहाँ भारत में बेचेंगे। जैसे ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड से बनाकर लाएगी और फिर यहाँ बड़े बड़े दामों पर बेचेगी, कच्चे माल का आयात करेगी, और फिर जो बनी हुई वस्तुएं उसका क्या करेगी, निर्यात तो करेगी। लेकिन शुरुआत में अभी चाहे पुर्तगाली कंपनी हो, डच कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये क्या करते थे, अभी कच्चे माल को या जो वस्तुएं एग्रीकल्चर गुड्स है उनको खरीद करके यूरोप में बड़ी कीमतों पर बेचकर जो मार्जिन है, जो लाभ कमाते थे शुरुआती स्तर पर। ठीक है, तो जब पूरे भारत में ये जो व्यापारिक परमिशन 1615 में शायद टॉमस रो के माध्यम से जहांगीर के द्वारा मिल जाती है, और इसके बाद फिर लगातार अपने साम्राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। अभी की क्लास में इतना ही। इसके बाद आगे 1615 के बाद क्या जो की कंडीशंस हैं, 1615 के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है उसे देखेंगे। फिर डेनिस के बाद फ्रांसीसी, फिर इसके बाद भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल पर नियंत्रण करेगी, बंगाल, और इसके बाद फिर अलग अलग बंगाल के बाद हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और अवध, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों पर धीरे धीरे करके क्या कर लेगी, अपना अधिकार कर लेगी। और फिर आगे चल के जो मुगल साम्राज्य, उसके मुगल बादशाह, उसके साथ भी युद्ध होने के बाद फिर धीरे करके अपना पूरे भारत में अपनी पैठ जमा लेगी। तो उसको कंटिन्यू हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और पूरा देखिए, कंटिन्यू देखिए और क्लास जब तक, क्योंकि अगर आपने एक बार शुरू कर दी कोई भी चीज पढ़ाई, तो उसे क्लास को खत्म करने के बाद ही आराम करें और लगातार अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ देखते जाएं अगर सफलता पाने। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का कंपटीशन का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन का दौर हो गया है, उसमें आप माने कि कोई भी 1 घंटे की क्लास है, कोचिंग तो कोई भी कर लेता है, देख लेता है ना। लेकिन एक रेगुलर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को एक रेगुलर बनाए रखना, तो वो ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज सोमवार तो हर बार आता है, 7 दिन में फिर से सोमवार आ जाता है, मंगलवार आ जाता है, संडे आ जाता है, यानी कैलेंडर तो बार बार चेंज होते रहते हैं। बदलना तो किस चीज को है, हालातों को, परिस्थितियों को, खुद को और अपनी कंडीशन को क्या करके सफल होकर के एग्जाम क्वालिफाई करके। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। और इसके अलावा अन्य विषयों पर, जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उस पर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनसे बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो भी कौन से, अलग, एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग। तो हम शुरू करेंगे किससे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करेंगे। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके बाद जो अन्य संगठन है, चाहे और आर्थिक संगठनों में भी हम शुरू करेंगे, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या जो अन्य G20 हो, G7 हो, इन सब पे वीडियो या क्लास शुरू करेंगे। और एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं या संगठन है उन पे भी, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखते रहिए, कंटिन्यू है ना। और नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को, तो वो आपकी सुविधा के लिए कि आप भी सब्सक्राइब कर लें, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।